अब ये जो स्केल होता है इसको एक्चुअली हिंदी में पैमाना कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको पैमाना, नापने का। तो यहाँ पे ऐसा एक पैमाना मिला है। अब वो वाकई में किसका है, वो उसमें को लेकर डाउट है। कुछ लोग कहते हैं शंख को काट कर उसकी जो लेयर है उसका इस प्रकार से एक छोटा सा पैमाना बनाया गया लाइन खींचने के लिए। कुछ कहते हैं कि नहीं, शंख का नहीं है, हाथी दांत का है, आइवरी का है। इसलिए अलग अलग किताबों अलग अलग मिलता है, इसलिए अपन दोनों ही लिख लेते हैं कि शंख या हाथी दांत का क्या मिलता है, यहाँ से पैमाना मिलता है। घोड़े का दांत यहीं से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। नहीं, वो अलग बात है, घोड़े का दांत अलग मिला है और शंख का पैमाना या हाथी दांत का स्केल ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों क्या है? अलग अलग। अब आपके दिमाग में ये आएगा जो हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं कि यार ये क्या पढ़ रहे हैं अपन के, हाथी का कपाल खंड मिला है, घोड़े का दांत मिला है। अरे वो इसलिए पढ़ रहे हैं, जो चीजें हर जगह से मिली है वो खास नहीं है। जो चीज केवल एक जगह से मिली है वो खास है। वो क्या है? अपन कहीं नहीं लिखेंगे एक साहब गाय की हड्डियां मिली है, क्योंकि गाय की हड्डियां हर शहर से मिल रही है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिल रही है। भैंस की हड्डियां हर शहर से मिल रही है और बहुत ही ज्यादा क्या है, क्वांटिटी में मिल रही है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पर प्रश्न ये है कि क्या ये लोग वाकई में हाथी से, घोड़े से और ऊंट से परिचित थे या नहीं थे? क्योंकि अभी तक जितना एक्सकेवेशन हुआ है उनमें उनके एविडेंस बहुत कम मिले हैं। एक दो जगह से ही मिले हैं, तो एक दो जगह से मिले हैं तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अपने कल मैंने घोड़े के बारे में कहा था कि एक बार इन्होंने यूपीएससी खुद ने माना कि परिचित थे, फिर सेकंड एग्जाम में माना परिचित नहीं थे, फिर थर्ड एग्जाम में वापस माना परिचित थे, अभी यूपीएससी मान के बैठी परिचित थे। तो अपन कहते हैं भाई मतलब घोड़े के कितने एविडेंस मिलते हैं, तब कहते हैं कुल मिलाकर 3 एविडेंस मिले हैं। एक कोई जगह है उसका नाम है सुरकोटड़ा, वहां से घोड़े की हड्डियां मिली है। एक ये मोहनजोदड़ो है जहां से घोड़े का दांत मिला है एक्सकेवेशन के दौरान। एक जो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, कोई एक जगह है उसका नाम है लोथल। लोथल में घोड़े की मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां मिलती है जिनको कहते हैं टेराकोटा। क्या बोलते हैं उनको? टेराकोटा। कि सब मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको आग में पकाते हैं और वो टेराकोटा की मूर्ति बन जाती है। तब अपन कहते हैं घोड़े का जब दांत मिल रहा है, घोड़े की हड्डियां मिल रही, और सबसे बात है किसी आर्टिस्ट ने घोड़े की मूर्तियां बनाई है बैठकर मिट्टी की, इसका मतलब उसकी घोड़ा देखा हुआ है। यदि उसके घोड़ा देखा हुआ नहीं था तो फिर उसने मूर्ति कैसे बनाई? वैसे वैसे हाथी के अंदर भी अपन लोग कहते हैं कि मोर है जो है उसके ऊपर हाथी बना हुआ है, प्लस यहां से हाथी का एक सिर मिल रहा है, प्लस एक जगह है वहां से हाथी की हड्डियां मिल रही है। इसका मतलब मान लिया कि हाथी से भी परिचित थे। फिर कहते हैं ऊंट के एविडेंस कहीं से नहीं मिल रहे हैं, केवल एक कालीबंगा है वहां से ऊंट की जो वो हड्डियां मिलती है। तब कहते हैं जब यार कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां मिले इसका मतलब शायद तक इससे भी परिचित थे। तो अभी वर्तमान में ये मान रहे हैं इन तीनों जानवरों से परिचित थे, वरना ये अपने स्प्रिंग बोर्ड के पुराने नोट यदि आप देखोगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि इन तीनों से में जो वो परिचित नहीं थे। क्योंकि पहले यूपीएससी भी यही मान रही थी परिचित नहीं थे, अब मान रही परिचित है, तो बस वही है। तो फिर लेकिन पशुपतिनाथ की मोहर, तो कुल मिला के बस इसमें इतना सा याद रखना है कि एक मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से, और ये जो मोहर है इसमें अपन देखते हैं कि एक ऐसा स्टूल टाइप से बना हुआ है, स्टूल के ऊपर एक व्यक्ति जो बैठा है और वो व्यक्ति योग की मुद्रा में है, बाकायदा पद्मासन फॉर्म में। पद्मासन फॉर्म क्या होता है पता है अपने को? पालती मारकर बैठना। पालती मारकर क्या है? बैठना। पालती मारकर बैठने के बाद में जो हाथ है उनको उन्होंने इस तरीके से रख रखा है, इसका मतलब, और आंखें जिस हिसाब से मूर्ति मिट्टी दिखती तो नहीं है लेकिन फिर भी कहते हैं कि बैठने के पोस्टर से पता लग रहा है कि ये जो मेडिटेशन फॉर्म में है, ये ध्यान की अवस्था में है। ऊपर एक जो है वो मतलब पूरा मुकुट पहना हुआ है, और मुकुट के अंदर बहुत वो तो सींग लगे हुए हैं दोनों साइड में, और बीच में बहुत सारी पंखुड़ियां लगी हुई है, और प्लस स्टूल के ऊपर बैठे हैं। और तो क्या कौन है ये, किसकी मूर्ति है? तो सर जॉन मार्शल ने इनको नाम दिया है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ, ये के पशुओं का मालिक है और इसके चारों तरफ पशु है। अब इतना याद नहीं रहे दाएं बाएं कौन सा है, इतना लिखा हुआ है कि ये चारों तरफ पशुओं से घिरे हुए हैं। अब पशु कौन है याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी चलेगा। इसके एक साइड में अपन देख सकते हैं कि गेंडा है और भैंसा है, और एक साइड में हाथी है और बाघ है, हाथी और है बाघ है, और फ्रंट में 2 हिरण है। अब ये ओरिजिनल में इतना टूटा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे हिरण के ये सींग दिख गए। तो हम लोगों ने देखा कि यदि ये पूरी मतलब कंप्लीट होती तो कैसी होती, तो सब कंप्लीट होती तो ऐसी दिखती। एक हिस्सा ये वाला जो है वो टूटा हुआ है, ये वाला इस साइड वाला ये हिस्सा टूटा हुआ है, तो वो ऐसी दिखती है। और सर जॉन मार्शल इनको नाम दे दिया पशुपतिनाथ। क्या नाम दिया है इनका? अभी इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है स्क्रिप्ट में, जब इसको पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कि ये वाकई में है क्या। अभी तो अपन इसको पशुपतिनाथ ही मानते हैं। तो काठमांडू नेपाल में जिस तरीके से पशुपतिनाथ की पूजा होती है वो बिल्कुल इस टाइप की सही होती है, तो इसलिए कहते हैं ये पशुपतिनाथ है। बस ये समाप्त हो गया। इसमें जितने भी चीज इंपोर्टेंट है वो सारी आ गई है। नोट बनाकर एक चीज लिखें, एक भी कब्र नहीं मिली, एक भी क्या नहीं मिली है? कब्र। इसका मतलब क्या? तो फिर आदमी मरते थे तो सब फ्यूनरल कैसे होता था? तो कैसे साफ सिंपल सा तरीका, जलाते थे। क्या करते थे यहाँ पे? जलाते थे।
अब हालांकि अब बाकी के फंडे क्लियर है, एक दो स्टूडेंट हमेशा कहते हैं सर पर इसको कहते ही मृतकों का टीला है, आपने कहा था बहुत ज्यादा मात्रा में डेड बॉडी मिली है। तो जब आपने ये कहा था बहुत ज्यादा मात्रा में डेड बॉडी मिली है, पर उनमें ये है कि उन डेड बॉडीज को सिस्टमेटिक तरीके से दफनाया नहीं गया था, एक्सीडेंटल है वो सारी डेड बॉडीज। या तो किसी ने मतलब जैसे ऐसा एक अवधारणा ये भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत शांति प्रिय रहे होंगे, आर्य बहुत एग्रेसिव थे, आर्य अपने घोड़ों पर सवार होकर आए होंगे, ये लोग बचने के लिए भागे होंगे और आर्यों ने उनको ऊपर लकड़ियों से पत्थरों से अटैक किया होगा, तो वो मतलब है ना गिर के मर गए होंगे। या फिर बाढ़ आई होगी और उसमें ये लोग बहकर इधर उधर टकरा के क्या हो गए, मर गए। तो डेड बॉडीज खूब मिली है पर वो सारी एक्सीडेंटल है। पर एक चीज से ये सिद्ध नहीं हो जाती ना कि भाई एक ये आर्य ही थे। ठीक है, अभी भी वो चल रहा है, इसके ऊपर डिबेट है, बहुत बड़ी डिबेट है, वाकई में आर्य कहाँ के निवासी थे। अभी उत्तर भारत में जितने लोग रह रहे हैं वो सारे आर्य है। अलग अलग एक्सपर्ट के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ लेता है और वो आके यूं जिद भी करता है सर मैंने पढ़ा है बुक के अंदर। अरे तो आपने केवल एक किताब पढ़ी है, आर्यों का ओरिजिन क्या है इसको लेकर अभी तक सैकड़ों लोगों ने इसके ऊपर बुक्स लिखी है। ठीक है, तो अपन एक किसी बुक के आधार पर, एक किसी व्यक्ति के आधार पर अपन कुछ कह नहीं सकते। वर्तमान में तभी तो वर्तमान में पीएचडी करना मुश्किल किस लिए कर दिया गया है, क्योंकि पहले पीएचडी किया हुआ व्यक्ति उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाया करता था और उसको उस सब्जेक्ट में बोलने का पूरा अधिकार था और वो कहता था मैं इसमें डॉक्टरेट हूं इसलिए मैं कह सकता हूं मेरे अनुसार। ठीक है, तो अब कोई पीएचडी, तो बीच में पीएचडी बहुत बल्क में करवाते थे अपने यहाँ पर। बीच में ये थे मतलब पीएचडी की सीटें आ रही है, जितने लोगों को पीएचडी करनी होते लोग पीएचडी कर लो, बीए की तरह मतलब कर दिया था। फिर देखा गया यार ये पीएचडी किए हुए लोग मतलब कुछ भी बोलते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये तो आर्य जो है वो मेरे गांव से आए थे, मेरा ऐसा मानना है। तो तेरे को ऐसा क्यों लगता है तेरे गांव से आए थे, मैं इस मामले में डॉक्टरेट हूं, मैं इस मामले में क्या हूं, डॉक्टरेट हूं। तो ये कर दिया। तो इसलिए ये सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। कोई कह रहा है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे, कोई कह रहा है आर्य तिब्बत से आ रहे थे, कोई कह रहा है आर्य कश्मीर से आए थे, कोई कह रहे हैं आर्य जो मूल रूप से यहीं के जो है वो ब्रह्म ऋषि देश मतलब जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है वहां के थे। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस है। तो यहाँ पर लोगों का दाह संस्कार किया जाता था। इसी के साथ ही मोहनजोदड़ो खत्म होता है। लेकिन अगला स्थल लोथल बड़ा, मैंने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि एक छोटा बंदरगाह। अब इसमें पूरा एक्सकेवेशन तो नहीं हो रखा है, ये तो एक्चुअल रियल फोटो है। रियल फोटो में ये पूरा एक्चुअली ये जो है ना गोदीवाड़ा ही है। तो ये पूरा पक्की ईंटों से बनाया गया है, इवन ये भी पक्का है पूरा। ये तो थोड़े से स्मॉल साइज के अंदर ये अपना है ना जो बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है। तब कहते हैं भाई वास्तव में इसको इमेजिन करें, क्योंकि पूरा खोद कर चेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है, थोड़ा बहुत एक्सकेवेशन होता है साइड में। तब कहते हैं कैसा रहा होगा ये। तब कहते हैं ये गोदीवाड़ा कुछ इस तरीके से था। ये लोग बहुत स्मार्ट थे, बहुत ही अच्छे, इंजीनियरिंग का इनका कोई जवाब नहीं था। ये यहाँ एक नदी बह रही है, उसका नाम क्या है, भोगवा नदी। इनको यहाँ पर एक डॉकयार्ड बनाना था, गोदीवाड़ा बनाना था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ से एक कैनाल बनाई, जबकि इसका नदी का रूट ये है। लेकिन फिर भी इन्होंने ये आर्टिफिशियल एक कैनाल बनाई, एक नहर टाइप से, छोटी नदी कह सकते हैं अपन। ये करके इसके पानी के फ्लो को यहाँ लेके आए। यहां से लेकर इस प्रकार का टर्न देकर यहाँ पे इन्होंने ये पूरा गोदीवाड़ा बना दिया। फिर इतना गोदीवाड़ा बनाने के बाद में अंदर आने का स्पेस फिक्स है, एक गेट टाइप से ही बनाया है कि यहां से शिप अंदर एंटर करेंगे और यहां से शिप क्या है निकलेंगे। फिर कभी भी जब इस नदी में बाढ़ आए, पानी का फ्लो वगैरह ज्यादा हो, तो यहाँ पर खड़े बड़े शिप या छोटे शिप कोई भी ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे इस साइड में एक नदी और बना के यहाँ पे एक छोटा सा एनीकट बना दिया। एनीकट का मतलब ये है कि जितना पानी इसमें भरना है उतना तो भर जाएगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा पानी है वो इस एनीकट के ऊपर से बहकर उस साइड में क्या है चला जाएगा, ताकि कितना भी ज्यादा बारिश हो, कितना भी बाढ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर यहाँ पे खड़ा यदि कोई भी नाव है तो वो सुरक्षित है, वो कभी पलटेगी नहीं। यदि ये लोग बेवकूफ होते तो ये सीधा बंदरगाह यहाँ पे बनाते। ठीक है, जबकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने बंदरगाह बहुत ही साइड में अंदर ले जाकर बनाया। फिर इसको अपन ने कहा कि ये एक व्यापारिक नगरी है। क्या है कि ये व्यापारिक नगरी, क्योंकि ये एक्चुअली डॉकयार्ड है, उसके पास से जो बड़े बड़े 2 4 5 है ना, दो तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े वो मिले हैं वेयर हाउस, जिनको हम कहते हैं गोदाम, वर्तमान में क्या कहते हैं उनको, गोदाम। ये दो तो बहुत बड़े बड़े गोदाउन मिले हैं। पीछे फिर छोटे छोटे बहुत बड़े अपने ये जो हॉल है, क्लासरूम है, इस साइज के बड़े बड़े गोडाउन और मिले हैं बहुत सारे। तब कहते इतने बड़े बड़े गोडाउन है, पास में बंदरगाह है, इसका मतलब यहाँ पर व्यापार हो रहा था। फिर सबसे मेन बात, यहाँ से बाजार के एविडेंस मिले कि यहाँ जस्ट इस गोदीवाड़े के पास में एक ऐसे पिलर्ड हॉल मिला है, बड़ा सा हॉल है और उसमें पिलर ही पिलर लगे हुए हैं। तब हम लोगों ने देखा कि प्राचीन काल में बाजार ऐसे ही होते थे, ओपन मार्केट में जहां पर बोलियां लगती थी, वहां पर एक हॉल होता था, बीच में दीवारें नहीं होती थी, एक व्यापारी यहाँ पर बैठा है, एक व्यापारी वहां बैठा है, एक व्यापारी उससे क्या है आगे बैठा है, लोग आ रहे हैं और सब अपनी अपनी बोलियां लगा रहे हैं और वो जा रहे हैं। तो यहाँ पर बोलियां लगती थी, बोलियों वाला हॉल था ये। जैसे वर्तमान में अपन कहते हैं कि वर्तमान में टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई है
कि उस टेक्नोलॉजी में सारी काम जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहे हैं। जब ये इंटरनेट नहीं था तो आज से 30 साल पहले शेयर मार्केट कैसे चलता था? बोलियां लगाते थे ये, ठीक है। ऐसा ही और होता था, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े रहते थे और वो यूं बोली लगाते थे कि साहब किसका कैसा, मतलब एचडीएफसी बैंक का शेयर। तो वो एक आदमी को, व्यापारी को लग रहा था कि नहीं शेयर मार्केट आगे जाएगा, तो उसने जो उसकी एक्चुअल रेट है उससे उसने कहा कि 1 रुपया एक्स्ट्रा, दूसरे कह रहा था 1 रुपया एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, तीसरे को लग रहा नहीं गिरेगा, वो कहा नहीं डाउन जाएगा। तो इस प्रकार से बोलियां लगती थी। यहाँ पे ये पिलर्ड हॉल है, उसमें जो भी सामान आता था, गेहूं अनाज वगैरह जो भी, उसकी साइड पे क्या लगती थी? बोलियां। आज भी अनाज मंडी में बोली लगती है। अनाज मंडी में आपने लगा एक और वो जो भी एवरेज चल रहा है, गेहूं क्या भाव है 2300, तो एक आदमी ने गेहूं देकर 2305, दूसरे मतलब ऐसा व्यापारी का नहीं 2310, तीसरा कह रहा 2315, फिर चौथा व्यापारी कहता चल ठीक है मेरी तरफ से फाइनल है 2320 रुपए। फिर कोई ऊपर बोल रहा है तो ठीक है 2320, 1 2 3 डील फाइनल, 2320 में आपका आपका गेहूं क्या है, बिक गया। तो यहां पर भी ये पिलर हॉल इंडिकेट करता है कि यहां पर व्यापारी बैठते थे, तो इसलिए इसको कहते हैं व्यापारिक नगर। तो फिर कहते हैं ये पूरा कंस्ट्रक्शन जो गोदीवाड़ा वाला है, ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है। उत्खनन करता कौन है? तो सब रंगनाथ राव है। रंगनाथ राव का एक नाम से और कहते हैं एस आर राव। क्या नाम है इनको? एस आर राव। इनका नाम थोड़ा लंबा है इसलिए शॉर्ट में एस आर राव करके, एक ही व्यक्ति है। ये गुजरात में है, जो नदी बहती है यहाँ पर उसका नाम है भोगवा। और जो इसके एविडेंस मिले हैं उसके आधार पर हम लोग कहते हैं कैसा नगर है ये? व्यापारिक नगर है, क्योंकि यहाँ से गोदीवाड़ा डॉकयार्ड या छोटा बंदरगाह मिला है। यह बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है ना, सबसे बड़ा निर्माण कार्य है। फिर अपन कहते हैं कि मन के बनाने का कारखाना मिला, हालांकि एक ही फैक्ट्री मिली है, इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इंडस्ट्री वाला काम भी होता था। फिर कहते हैं और क्या है? तो सब चावल मिले और बाजरा मिले। फिर कहेंगे क्या वाकई में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल और बाजरा खाते थे? तो अपन कहते नहीं, इससे साहित्य परिचित नहीं थे, क्योंकि गेहूं है ना, सरसों, जौ, ये हर घर से मिले। जिस भी घर में एक्सकेवेशन हुआ है वहां पर उनके ढेर मिलते हैं। ये नहीं मिलते हैं, ये एक ही जगह से मिलते हैं। तो एक ही जगह से मिलने का तात्पर्य क्या हो सकता है? तो भी हो सकता है कोई बाहर का व्यक्ति मतलब आया गया व्यक्ति ने ऑर्डर किया होगा कि मैं चावल खाऊंगा या बाजरा खाऊंगा, और वो लेके आ गया होगा बाहर से। तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि ये खाते होंगे, क्योंकि जैसे मतलब अपने यहाँ पे राजस्थान में अपन रागी नहीं खाते, ठीक है। रागी गुजरात में बहुत ज्यादा खाई जाती है। पर जैसे 2023 को क्या मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, मतलब याद है ना आप लोगों को? मिलेट ईयर का मतलब जो मोटा अनाज वर्ष। बाजरा एक मोटा अनाज है, ठीक है। रागी है वो भी क्या है, एक मोटा अनाज है। तो बीच में एकदम से जो है वो दो आज से 4 5 6 साल पहले जब से रील कल्चर आया है ना, तो रील कल्चर के बाद में लोगों ने, पूरे रीलों ने मतलब खान पान लोगों का बहुत अजीबोगरीब कर दिया है। कोई गेहूं का विरोध कर रहा है कि साहब गेहूं नहीं खाना चाहिए, कोई गेहूं का समर्थन कर रहा है और कह रहा है गेहूं खाना चाहिए, कोई कह रहा है मोटा अनाज खाना चाहिए, वो जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अच्छा होता है। कि पहले अपने पूर्वज सारे सारे मोटा अनाज खाते थे, तो इस कारण से वो हमेशा हेल्दी रहते थे। और फिर एकदम से हमारी लाइफ में गेहूं आया और सबने गेहूं खाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद में हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो गया। तो बीच में लोगों ने, खूब सारे लोगों ने गेहूं खाना जो है वो कम कर दिया। लोगों ने कहा साहब मैं गेहूं नहीं खाता, मैं तो केवल जौ की रोटी खाता हूँ, मैं मतलब ज्वार की रोटी खाता हूँ, मैं केवल बाजरे की रोटी खाता हूँ, मैं केवल मक्के की रोटी खाता हूँ। कुछ लोगों ने कहा साहब नहीं, सबसे अच्छा अनाज होता है वो तो 5 अनाज मिक्स करके मल्टीग्रेन बनाओ। और जब मल्टीग्रेन में क्या करो, तो उसमें गेहूं भी ले लो और चने भी डाल दो और ये भी डाल दो, जौ भी डाल दो, ठीक है, और भी 2 4 है ना, बेजड़। तो वो मल्टीग्रेन वाला कल्चर भी चला, फिर बेजड़ की रोटी का कल्चर भी चला। तो सब अलग अलग प्रकार से है और वो चलता रहता है। अब उसमें हर स्टेट का अपना एक मोटा अनाज होता है। अपना राजस्थान का जो है वो एक्चुअली बाजरा है। बाजरा वैसे बहुत सारे स्टेट में खाते हैं, पर वैसे अलग अलग स्टेट में, जैसे कोदो, कोदो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, ये भी एक मोटा अनाज है, ठीक है। अपन नहीं खाते। अब मान लो कोई आदमी कहीं गया जहां से मतलब कोदो खाता है, उसने कोदो की रोटी खा ली, उसको मतलब उसको अच्छी लगी और वो ले आया साथ में 1 कट्टा। अब 1 कट्टा मिल गया, इसका मतलब ये प्रूव नहीं हो रहा है। कोदो एक मोटा अनाज होता है, बस होता तो पता नहीं कहाँ है। अभी कोदो मिलेट है, ठीक है। फिर अभी साउथ इंडिया की तरफ साइड तक ज्यादा खाते हैं, तो वो देखो ना, ये सारे मिलेट ही देख लेते हैं अपन। अभी सारे फॉक्सटेल, इनके सब हिंदी में अलग अलग नाम रहे होंगे। कोदो मिलेट है, लिटिल मिलेट है, पर्ल मिलेट, ये अपना बाजरा है, ये फिंगर मिलेट है, ये वो जो वो रागी है। अब हर स्टेट का अलग अलग, हर स्टेट क्या है अलग अलग। और बीच में इनमें लोगों में बहुत ज्यादा आ गया था मोटा अनाज खाओ, मोटा अनाज खाओ, तो लोगों ने खूब मोटा अनाज खाया। मोदी जी अपने इस मामले में तो एक्सपर्ट है, पूरा साल ही डिक्लेयर करवा दिया था कि मिलेट ईयर है। मतलब कौन सा ईयर है ये? मिलेट ईयर। और मिलेट ईयर होने के बाद में वाकई में मिलेट की डिमांड पूरी दुनिया में ही बढ़ गई। लोगों को लगा हाँ यार मल्टीग्रेन खाना चाहिए। आजकल क्या लोगों के पास में इंटरनेट आ गया, दिन भर देखते रहते हैं बैठे बैठे, ये खाने से ये होता है, ये नहीं खाने से
ये होता है, तो वो करते रहते हैं। पहले चलते थे अपने दादी के नुस्खे, नानी के नुस्खे, आजकल चलते हैं रील के नुस्खे। ठीक है, तो लोग उसको फॉलो करते रहते हैं। और मोदी जी क्या, आजकल तो इंडिया की नहीं पूरी दुनिया की सारी सेलिब्रिटी हमेशा खाने के ऊपर बोलते रहते हैं, देखा होगा आपने। मोदी जी खुद ही हर अपने मतलब पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में कहते रहते हैं कि मेरी खुद की एक रेसिपी है, मैं तो मोरिंगा के पराठे खाता हूँ। मोरिंगा के पराठे वाला सुना ही होगा आपने। और मोदी जी वो कर रहे हैं। और नितिन गडकरी को तो अपने हर बात पे कहता है कि मैं वहां पुणे गया था, पुणे में प्रभात का वो मतलब वड़ा पाव बहुत अच्छा होता है और मैं वो खाता हूँ। एक में उन्होंने कहा था कि मेरा तो ऑपरेशन होने वाला था, डॉक्टर ने कहा वैसे तो कुछ नहीं होगा, सफल ही होगा, लेकिन मेरे जीवन के फंडे बहुत क्लियर है, मुझे पता है क्या पता ऑपरेशन होगा, मैं मतलब मरेंगे जिएंगे तो फिर क्या है। तो वो बहुत ही फनी स्टाइल में, मैं ऑपरेशन से पहले रात को 11 बजे गया और रेस्टोरेंट खुला के 4-6 प्लेट पकोड़े खाए। और वो कहते हैं मैंने 5-6 प्लेट पकोड़े खाए, वो कहते भी है। और उनके शरीर को देखकर हमें भरोसा भी हो जाता है, खाए भी होंगे तो। और आजकल हर मतलब सेलिब्रिटीज के ऊपर बोल रहा है कि मैं क्या खाता हूँ और क्या नहीं खाता। तो खैर कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है कोई बाहर से मतलब गया होगा और लेकर आया होगा। एक बहुत फेमस रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने मिलिट ईयर के अंदर घोषणा करी थी और उन्होंने कहा सबसे बेस्ट मिलिट तो होते हैं अफ्रीका के। तो उन्होंने कैसे, तो उन्होंने कहा मैं एक बार कोई मेरी ड्यूटी के दौरान किसी ट्रेनिंग के समय या पता नहीं किसी पर्पज से अफ्रीका गया था और मैंने अफ्रीका के मिलेट खाए। और वो थोड़े दिनों तक तो मुझे मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा यूं चेंजेस लगे, तो मैं उसके बाद में वही अफ्रीका के मिलेट ही खाता हूँ। तो लोगों ने यहाँ पर गूगल पे ढूंढने स्टार्ट कर दिया कि अफ्रीका के मिलेट कौन कौन से होते हैं, और लोग उसको जो वो है ना अब वो वहां से मंगवाने लगे। तो इस ये मार्केटिंग होती है। अभी जैसे कुछ दिनों पहले सांगरी जीआई टैग मिल गया। सांगरी को जीआई टैग मिलने से सांगरी की रेट 1-2 दिन में 2 से 3 गुना बढ़ गई। क्योंकि जैसे जीआई टैग का मतलब होता है कि नहीं यार ये कोई खास चीज है, अब खास चीज है तो अब लोगों का तो बाकी वाले स्टेट वाले लोगों ने ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई यार इंडिया की मतलब राजस्थान की सांगरी है, इसको मतलब जीआई टैग मिला है, क्या मिला है इसको, जीआई टैग। तो भाई इसका मतलब ये सांगरी अच्छी होगी। जीआई टैग कहीं भी चीजों को मिलता है तो अपन उसको हाथों हाथ लोग ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको जीआई टैग मिल गया है। तो जीआई टैग मिलने से सांगरी 3 गुना महंगी हो गई है, लगभग कितनी हो गई है। नहीं ये तो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग होते हैं उनकी सांगरी देखी हुई भी नहीं है। जिस दिन जीआई टैग मिला था उस दिन मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कह रहे वो आज मैं राजस्थान की किसी एक चीज को जीआई टैग मिला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सर सांगरी, कुछ बोले ये क्या होता है। अरे मैं सांगरी नहीं देखी हुई तो कि नहीं, मैं सांगरी नहीं खाई हुई कि नहीं, है ना, पंचकुटे की सब्जी नहीं खाई हुई तो कि नहीं, कुमट खाए हुए तो कि नहीं। हालांकि लगभग 70-80% लोग जानते हैं, पर 20-30% लोग होते हैं वो नहीं जानते। तो अच्छा, फिर किसी ने कहा सर ये तो घास फूस जैसी दिखती है, घास फूस भी खाते हैं क्या लोग। मैं कि बहुत चाव से खाते हैं, बहुत ही क्या खाते हैं। आप में से ऐसा कोई नहीं जिसने सांगरी की नहीं खाई हुई है कभी, नहीं खाई हुई है कभी, हाँ देखी हुई है। फिर कहते हैं फारस की मोहर है जो गोलाकार है बटन नुमा शेप में है, इसका मतलब ये भी विदेशी व्यापार का साक्ष्य है। ये भी किसका साक्ष्य है, विदेशी व्यापार का। मेसोपोटामिया की मोहर मिल रही है, फारस की मोहर मिल रही है, घोड़े की मरण मूर्तियां मिल रही है, प्लस चक्की के 2 पार्ट मिल रहे हैं। चक्की के 2 क्या है, पार्ट मिल रहे हैं। चक्की के 2 पार्ट क्या, जो क्या प्रूव करते हैं, मतलब जो केवल मतलब ऐसे मतलब अनाज उबाल कर नहीं खाते थे, पीस कर भी खाते थे। जैसे अपने यहाँ पे कई सारे अनाज होते हैं उनको अपन जो है वो केवल मतलब उबाल कर खाते हैं, जैसे चावल ज्यादातर अपन उबाल कर खाते हैं, पीसा हुआ बहुत कम खाते हैं। ठीक है, हालांकि साउथ इंडिया में उबाल कर भी खाते हैं और पीसा हुआ भी खाते हैं। पहले अपने यहाँ पर अभी भी आदिवासी लोग जो है वो अभी भी ट्राइब्स में उबला हुआ अनाज ज्यादा खाते हैं। गेहूं होता है उसको पीसते नहीं है, उसको उबाल देते हैं पानी में, उसको अपने यहाँ पे कहते हैं बागड़े। हाँ हाँ गुगरी, तो गुगरी बाकड़े वो खाते हैं। तो कहते चक्की के 2 पार्ट मिले, इसका मतलब ये अनाज को पीसते भी थे। लोथल में, हाँ प्लीज बात नहीं, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर टाउन वेल प्लान्ड है, और इसके अंदर जो मेन सड़कें हैं, फिर साइड में गलियां हैं छोटी छोटी, और घरों के दरवाजे उन गलियों में खुल रहे हैं। मेन जो रोड है वहां पर एक भी दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो यहां पर लोथल में एक घर का दरवाजा खुल रहा है, तो कहते हैं ये अपवाद है। फिर नावों के मॉडल मिले हैं, कुछ घरों से अलग अलग टाइप के नावों के मॉडल है, छोटे बड़े साइज का। इसका मतलब यहाँ पे नाव बनते थे, ये शायद तक जो भी आता था वो उसको दिखाते थे साहब कैसी नाव बनानी, ऐसी ऐसी या इस टाइप की। तो इसी के साथ ही लोथल हो जाता है पूरा। लिखें अगला, धौलावीरा कि गधे जो सामान्य पूरी दुनिया में पालतू होते हैं, लेकिन कच्छ के अंदर जो है वो गधा है, वो एक जंगली गधा है और वो जंगल में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जंगली गधे भी यहाँ के फेमस है, लोग यहाँ पे जंगली गधे देखने जाते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे चिंकारा भी मिलते हैं, चिंकारा है, प्लस यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है वो बर्ड्स मिलते हैं। जैसे अपन लोग कहते हैं कि फलोदी के पास में अपने यहाँ पर एक जगह है जो किसके लिए फेमस है, कुर्जा के लिए फेमस है, और उस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, खींचण। तो लोग आजकल खींचण में अच्छा खासा टूरिज्म है,
मतलब वहां पे नाइट स्टे लोग करे नहीं करे, लेकिन वहां पे जाते समय गाड़ी लेके थोड़ा अंदर जाके खींचने में कुड़ जाए, इतनी ज्यादा कुड़ जाए एक मतलब एक साथ मिलती नहीं है। पहले लोगों को जैसे साइबेरियन क्रेन देखने होते थे तो भरतपुर जाते थे। अब चूंकि भरतपुर में साइबेरियन क्रेन पिछले 22-23 साल से आ नहीं रहे हैं, लेकिन कुर्जाएं जरूर, क्रेन जरूर दिखने को मिल जाती है, तो कई लोग तो उनको ही साइबेरियन क्रेन मान लेते हैं। ठीक है कि साहब मैंने साइबेरियन क्रेन देखी हुई है, जबकि वाकई में टेक्निकली भरतपुर के अंदर पिछले 23 साल से कोई भी साइबेरियन क्रेन नहीं आई है। तो क्यों नहीं आई है, तब इसमें कहते हैं वापस वही प्रॉब्लम, ये टेक्नोलॉजी। पहले जो उनकी मेमोरी शार्प होती थी, पहले वो जो रास्ते याद रखते थे साइबेरियन क्रेन, वो शायद तक अब याद रखने में इतने सक्षम नहीं रहे हैं। ये रेडिएशन और ये वेव्स वगैरह है, इनकी वजह से बहुत सारे जो है ना पक्षी और जो अपनी याददाश्त जो है वो क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं इनको। अब वो डायरेक्शन में वो जो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन खैर वो क्रेन है तो वैसे वैसे यहाँ पर राजहंस पाए जाते हैं। तो जो गुजरात जिले के कच्छ जिले में, सॉरी गुजरात के कच्छ जिले में कच्छ मरुभूमि वन्य अभ्यारण्य है, उसके अंदर भी एक अलग से आइलैंड है, उसका नाम क्या है, खाडिर बेट। उस खाडिर बेट के अंदर ये धौलावीरा स्थित है। फिर कहते हैं कि भाई ये कितना क्षेत्रफल है, अब कोई काम का नहीं है। कहते हैं 120 एकड़ के आसपास है। यहां पर कोई नदी नहीं है, यहां पर जलधारा है। और जलधाराएं भी एक नहीं है, जलधारा दो है, एक का नाम है मनसर और एक का नाम क्या है, मनहर। तो इसमें कहते हैं कि एक जलधारा इसके इस साइड से बह रही है और दूसरी जलधारा इसके इस साइड से बह रही है। अब प्रश्न ये, जलधारा और नदी में फर्क क्या है? नदी वो होती है जिसका रूट एक तो फिक्स होता है और जिसमें अक्सर साल में मतलब कुछ दिन पानी चलता है, कुछ महीने या कुछ दिन तक पानी चलता है। जलधारा वो होती है जब एकदम से बहुत ज्यादा बारिश होती है, कुछ टाइम के लिए पानी का एक बहाव आता है, रेला आता है। हमारे वहां पे राजस्थान में कहते हैं वाड़ो आयो है। ठीक है, कैसा कभी कभार आता है, उसकी कोई ऐसी गारंटी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि भाई कहीं आसपास पहाड़ है, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो वो पानी इकट्ठा होकर जिस डायरेक्शन में ढलान है उस डायरेक्शन में थोड़ी देर के लिए बहेगा। अब वो कितनी देर बहेगा कोई फिक्स नहीं, 1 घंटा बह ले, 2 घंटा बह ले। कभी बारिश बहुत ज्यादा लगातार 2 या 3 4 दिन तक से होती जा रही है, तो 2 या 3 दिन तक वो पानी बहता रहता है। और फिर जैसे ही बारिश रुकती है उसके 4-6 घंटे में वो जो है वो बहाव भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो उसको कहते हैं जलधारा। यहाँ पर एक जलधारा बहती है, उसका नाम है मनसर, और एक जलधारा है उसका नाम है मनहर। अब ये धौलावीरा वाले लोग बिल्कुल डेजर्ट में बैठे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पानी तो है ही नहीं, ना तो था और ना आज भी है। तो इन लोगों ने क्या किया कि ये जो जलधाराएं हैं इनको ही अपना पानी का सोर्स बनाया। यहाँ से एक कैनाल बना दी, एक कैनाल यहाँ से बना दी, और फिर इन्होंने इसके अंदर बड़े बड़े पानी के टैंकर बनाए, बहुत ज्यादा बड़े बड़े। स्टार्टिंग वाले बहुत बड़े हैं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे ये टैंक जो है वो छोटे होते जाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने पानी को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर 16 वाटर टैंक बनाए। कितने बनाए इन्होंने? 16। अब ये जलधारा से पानी इसमें लेते और ये पूरा एक एक भरता, एक के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ऐसे करके 16 ही भर जाते। फिर इन्होंने इसमें बकायदा वाटर फिल्टर करने के लिए सिस्टम लगा रखे थे। ये जो पहले वाले वाटर टैंक है बहुत ज्यादा गहरे हैं। इसका मतलब पानी आएगा, अंदर गिरेगा, उसके अंदर पूरा भर जाएगा, तो उसके बाद में जैसे ये पानी इसमें से इसमें आता था, तो फिर इसमें हल्का हल्का कचरा ये लोग फिल्टर करके निकाल देते थे, और मोटा जो भी होती थी गंदगी, मिट्टी वगैरह होती है, वो नीचे धस जाया करती थी। पानी जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है वैसे वैसे फिल्टर होता जा रहा है। तो ऐसा अनुमान है कि शायद तक ये जो बीच वाले ये जो टैंकर थे, इनके पानी का प्रयोग ये लोग पीने में करते थे। फिर यहाँ के जो है मतलब इनका प्रयोग कपड़े धोने, नहाने वगैरह में करते थे। और सबसे बड़े बड़े टैंक है, इनका प्रयोग ये लोग खेती में करते थे। और इसी कारण से इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। क्योंकि दुनिया में लगभग ऐसी बहुत सारे सर्वे हो चुके हैं जिन्होंने कहा है कि ये सब ये जमीनें वमीनें, पैसा वैसा, सब ये छोटी मोटी बातें हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर यदि किसी के लिए होगा तो वो होगा पानी के लिए। उसमें धर्म भी साइड में रह जाएगा और ये जमीनें भी साइड में रह जाएगी। वर्तमान में अपन लोग दो ही चीजों पे दुनिया लड़ रही है, एक तो धर्म के नाम पर लड़ रही है और एक जमीन के नाम पर लड़ रही है। हर कंट्री के आपस में डिस्प्यूट है, वो लैंड डिस्प्यूट है। हमारे चाइना के साथ लैंड डिस्प्यूट है, हमारा पाकिस्तान के साथ में लैंड डिस्प्यूट है, हमारा जो है वो श्रीलंका के साथ में लैंड डिस्प्यूट है। तो वो इसी के लिए, लेकिन पानी की दिक्कत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग जमीन को भूल जाएंगे, धर्म को भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। लोगों को याद रहेगा पानी। तो भाई यूनेस्को के ये जो है वो इन्होंने कितना अच्छे तरीके से, ये लोग यहाँ पर डेजर्ट में बैठे हैं और इस प्रकार का मैनेजमेंट करके बैठे हैं कि ये गुजरात है, गुजरात के अंदर ये कच्छ है, कच्छ जिले के अंदर ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर धौलावीरा है। अब धौलावीरा में अपन देख रहे हैं कि यहाँ आसपास में एक गांव है, उसके नाम पे इसका नाम धौलावीरा है। ये छोटा सा आइलैंड है बीच में व्हाइट कलर का, ये जो पूरा दिख रहा है ब्लू ब्लू, ये पूरा खारे पानी की झील है और कोई पानी नहीं। बस यहाँ पे जलधाराएं हैं, उनको लेकर इन्होंने पानी स्टोरेज करके इसका मतलब इसका इतना अच्छा मैनेजमेंट किया है। तो इसीलिए इसको वर्तमान में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है कि हमें भी पानी का ऐसे ही संरक्षण करना पड़ेगा। यदि नहीं किया तो आने वाले समय में मारवाड़ी में कहें तो फोड़ा है। फोड़ा का मतलब दुख है, फोड़े का मतलब क्या है, दुख है। क्योंकि हम हर साल दो दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, पानी की कमी और बाढ़। इसका मतलब वाटर मैनेजमेंट सही नहीं है।
हम लोग अभी आ जाएगा मानसून 2-3 महीने में, 4 महीने में गुजरात में बाढ़ आ रही है, केरल में बाढ़ आ रही है, मुंबई में बाढ़ आ रही है, और 6 महीने बाद में देखेंगे गुजरात में पानी की दिक्कत हो रही है, पानी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ईआरसीपी प्रोजेक्ट आया है, पता है इसके बारे में? हाँ, उसके अंदर से पक्के सवाल आएंगे इस बार, और वो सारे एग्जाम में आएंगे। तो बस यही था। तो ये क्षेत्र मनसर जलधारा और मनहर जलधारा के मध्य स्थित है। फिर लिखें, तो वाटर मैनेजमेंट इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे दुनिया में बहुत सारे देश कर रहे हैं, बहुत सारे देश किस तरीके से कर रहे हैं, जैसे चाइना कर रहा है कि आपका घर के ऊपर से जो भी बारिश का पानी है, वो पहले तो हर घर में जितना स्टोरेज का टांका है उतने टांके बना रहे हैं, उनमें कर रहे हैं। टांका एक टाइम बाद में फुल हो जाता है, तो फिर क्या कर रहे हैं, बीच में जमीन के अंदर वैसे ही 15 फीट का, 20 फीट का एक कुआ टाइप से खड्डा खोद रहे हैं। खड्डे खोद के उसमें कंक्रीट डाल रहे हैं, कंक्रीट या पत्थर डाल रहे हैं, और फिर उसके अंदर वो जो पाइप का वाटर उसमें छोड़ रहे हैं, पाइप छोड़ रहे हैं। उससे क्या होगा, चूंकि वो 15-20 फीट गहरा है और उसमें कंक्रीट लगी हुई है, तो वो जमीन पानी को ज्यादा सोखेगी। जब अपन जो है वो बारिश का पानी उसको डायरेक्ट सड़कों पे डाल रहे हैं, सड़कों पे डाल रहे हैं, तो एक लेवल तक पानी, जमीन पानी को क्या करती है, सोखती है। 1 फीट तक, 2 1 फीट तक सोखेगी, फिर वो सोखना बंद कर देती, तो फिर वो पानी बहता है। इस कारण से ग्राउंड वाटर जो वो लेवल बढ़ नहीं रहा है। लेकिन आपने चूंकि 20 फीट का, 30 फीट का खड्डा खोद दिया है, और उसके अंदर इतना खूब चौड़ा खड्डा है, उसमें भाटे डाल रखे हैं, तो उसमें जगह ही जगह है, तो वो पानी जमीन में ज्यादा जाएगा। तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें बहुत पीछे हैं। चाइना इसमें बहुत ही ज्यादा क्या है, आगे है। हम पता नहीं कौन सी फिल्मी दुनिया में जी रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हमारा चाइना के साथ में कंपटीशन है। कोई चाइना के साथ कंपटीशन नहीं है। ये बात थोड़ी कहने में बुरी लगती है, मैं अब कहूंगा तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि लो ये आदमी सर जो है वो चाइना का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इस चाइना से अपन हर चीज में बहुत, अपन एक अलग ही अरोमा में जी रहे हैं। कि हमारा, कि दुनिया में एक तरफ रूस का और अमेरिका का कंपटीशन चल रहा है, एक तरफ हमारा और चाइना क्या चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। अब तो हम तो छोड़ो, ये देश भी चाइना से पीछे रहने वाले हैं कुछ सालों के अंदर। हमारे क्या हुआ, चाइना की आप देखो फॉरेन पॉलिसी। इसने कहा, जब वो ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाऊंगा, उन्होंने कहा यदि तुम टैरिफ लगाओगे तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। तो उसने कहा 50% लगा दूंगा, चाइना ने कहा हम भी 50% लगा देंगे। उन्होंने कहा 80% लगा दूंगा, उन्होंने कहा हम भी 80% लगा देंगे। बढ़ते बढ़ते टैरिफ वॉर के अंदर उसने, ट्रंप ने 245% तक ले गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इतना टैरिफ लगा दूंगा, उन्होंने कहा वो लगा दे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अपना पाकिस्तान के साथ में वॉर चल रहा है, ट्रंप ने फोन करके एक धमकी दी, व्यापार करना है कि नहीं करना, व्यापार रोक दूंगा, और रातों रात वॉर रुक गया। रातों रात वॉर क्या हो गया था, रुक गया था। अब हालांकि इंडिया इसमें जीत साइड में रहा है, इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, पर आप ईमानदारी से यदि आप इसका मूल्यांकन करो, तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भारत का कोई सम्मान बढ़ा नहीं है। इससे पहले हमारे चाइना के साथ जितने, सॉरी पाकिस्तान के साथ जितने भी वॉर हुए थे, उसमें इंडिया का पलड़ा एक तरफा दबंगई वाला रहा था। और इस तरफ सबसे मेन, चलो सीज फायर तो होना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें सीज फायर होता है। ठीक है, यहां पर भी सीज फायर हुआ, बहुत अच्छा है इंडियन इकोनॉमी के लिए। पर जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन हालात में सीज फायर हुआ, वो सही नहीं था। क्या थे सर्कमस्टांसेस, दोनों देश लड़ रहे हैं और वहां पे ट्रंप बैठा बैठा ट्वीट कर रहा है, और ट्रंप का ट्वीट आया और सीज फायर हो गया। इसका मतलब दोनों देशों की कमान किसके पास में है, ट्रंप के पास में। और अभी भी ट्वीट वो ट्रंप ही कर रहा है। दोनों देश बोलने जैसी कंडीशन में ही नहीं है। दोनों इसके बारे में ये जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं क्या है। ट्रंप अभी परसों बैठा बैठा ट्वीट कर रहा था, और वो कितना कलाकार है कि जब मोदी जी 8 बजे लाइव आने वाले थे, उसे जस्ट 15 मिनट पहले उसने ट्वीट किया निकम्मे ने, कि मैंने ये कर दिया। ये तो एक्चुअली दोनों देश मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो फिर मैंने दोनों देशों को धमकाया और कहा व्यापार रोक दूंगा तुम्हारा, तो फिर दोनों ही मान गए। ऐसा उसने ट्वीट में लिख रहा है ये। ठीक है, तो अगर सीज फायर अच्छी बात है, पर जिन हालात में हुआ वो हालात सही नहीं है। जबकि चाइना इनसे रुका नहीं। चाइना क्या, ये ट्रंप जब से पावर में आया है तब से ये लगातार कह रहा है रूस यूक्रेन रोक दूंगा, अभी तक रोक नहीं पाया। ये कह रहा है कि हमास और जो प्लस जो इजराइल है उनको भी क्या कर दूंगा, रोक दूंगा। वो भी इसका कहना नहीं मान रहे, पर अपने वाले मान रहे हैं। तो इसलिए अपन खैर वही खुश होते रहते हैं कि अपन बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर लेकिन ये सामान्यतः बाकी वाले सारे शहर दो दो भागों में बटे हुए, ये 3 भागों में बटा हुआ। एक किला है, एक मिडिल टाउन है, और एक इसमें लोअर टाउन है, बाकी खुला स्पेस है। इसको देखें तो ये वाकई में धौलावीरा कुछ ऐसा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक जलधारा आ रही है, और जलधारा में यहाँ पे उन्होंने बकायदा दिखाया भी ग्राफिक्स में, कंप्यूटर के माध्यम सूखा हुआ ही है, जैसे कभी कभार आता है पानी। फिर उन्होंने ये पानी को रोक दिया, और पानी को रोककर अंदर ये टैंक बना रखे हैं। इसमें से कुछ वाटर टैंक है वो ओपन है, और कुछ वाटर टैंक है वो कवर्ड है। वो कैसे है, कवर्ड। और ये पूरे इस शहर के चारों तरफ जो वो टैंक बना रखे हैं पूरे साइड में। फिर ये एक हिस्सा है जो थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड है, तो इसको बोला गया है कि ये फोर्ट है। ये क्या है, इनका फोर्ट है। फिर यहाँ जो इमारत कंस्ट्रक्शन मिले हैं, इसमें घर सारे अच्छे हैं, थोड़े से भव्य बनाए हुए हैं, तब इनको कहा गया कि ये मध्य भाग है, मिडिल टाउन है। फिर बाहर की साइड थोड़ा सा गैप देकर फिर वापस यहाँ पे घर है, वो छोटे छोटे घर है तुलनात्मक रूप से, इसको कहा गया कि ये निम्न भाग है।
इस पूरे किले के सबसे पावरफुल आदमी यहाँ पे रह रहा है, फिर मिडिल क्लास है वो सारी यहाँ पर रह रही है, और फिर जो निम्न क्लास है वो सारी कहाँ रह रही है, यहाँ पर रह रही है। और इसमें ऐसा मानते शायद कि ये जो है ना व्यापारियों वगैरह के लिए भी था, ये इस प्रकार से, ये इसमें अपन देखते हैं तो वापस वही, जो फोर्ट हो गया, कैसल हो गया, मिडिल टाउन हो गया, और ये बाहर क्या हो गया, लोअर टाउन। अलग अलग जगह पर सिक्योरिटी के लिए अलग अलग दीवारें बना रखी इन्होंने, अलग अलग, तो बहुत ही ज्यादा। जैसे अपन कहते हैं कि अपना जयपुर जो एक्चुअली जो ओल्ड सिटी है ना, परकोटा, उसमें जो है वो 7 गेट है और वो बनाया हुआ है। यहाँ पर फोर्ट में परकोटा अलग है, मिडिल टाउन का परकोटा अलग है, और लोअर टाउन का परकोटा वापस क्या है, अलग है। मतलब 4 दीवारी। यदि किसी को फोर्ट तक जाना है तो उसको 3 दीवारें क्रॉस करनी पड़ेगी, पहले लोअर टाउन वाली, फिर मिडिल टाउन वाली, और फिर कैसल वाली, तब जाके अंदर। और ये 2 यहाँ पे जलधाराएं बह रही है। ये धौलावीरा रियल में तो ऐसा दिखता है। धौलावीरा जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तब अपने को लगता है यार कितना सुंदर रहा होगा। अब इसमें जो वाटर टैंक मिले हैं वो बहुत बड़े बड़े भव्य है। चलो तो अभी के लिए इतना बहुत है, आगे पढ़ेंगे